नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आप उनमें से हैं जिनको पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है विजडम टूथ की वजह से, या आपको आपके डेंटिस्ट ने या किसी ने बताया है कि विजडम टूथ आपके केस में निकालना ज़रूरी है या निकलवाना ज़रूरी है, और ये बताने की वजह से आप थोड़े से घबरा गए हैं या आपको डर है कि पता नहीं ये प्रोसीजर कैसा होगा, मुझे ये प्रोसीजर की या निकलवाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो रिलेटेड है विजडम टूथ रिमूवल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़रूरी क्यों है विजडम टूथ निकालना या अक्कल दाढ़ निकलवाना, इसकी स्मूथ रिकवरी कैसे हो सकती है एक बार आपने निकलवा लिया, इसको ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं जो आपने पहले और बाद में ध्यान रखनी है प्रोसीजर कराने के, ताकि आपको ये डर निकल जाए या घबराहट निकल जाए कि विजडम टूथ का ट्रीटमेंट कराने के लिए हमको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत परेशानी होने वाली है जो आगे आपको कराने में हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब विजडम टूथ क्या है फ्रेंड? विजडम टूथ या थर्ड मोलर जिसको हम कहते हैं या अक्कल दाढ़ जिसे कहते हैं, ये लास्ट दांत हैं या सेट ऑफ टीथ हैं जो हमारे जॉ में ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट में निकलते हैं। टोटल विजडम टीथ 4 नेचर ने हमको दिए हुए हैं, राइट में 2 ऊपर नीचे 1, लेफ्ट में 2 ऊपर नीचे 1, तो ऐसे टोटल 4 दांत होके 32 दांत बन जाते हैं। अब कई लोगों को विजडम टूथ निकलने के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली इसका निकलने का जो टाइम है 16 साल 17 साल से शुरू होता है, कई लोगों में 30 साल तक विजडम टूथ निकलता है। डिपेंडिंग है कि उसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है और वो टूथ कैसे डेवलप हो रहा है, उसका जर्म कैसे डेवलप हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इसको कहते हैं अर्ली एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड के टाइम पे ये निकलना शुरू होता है। पर हर समय हर एक इंसान को ये तकलीफ नहीं देता। कई इंसान में या तो ये पूरा सीधा निकलता है या सही तरीके से निकल जाता है, पर बहुत से लोगों में विजडम टूथ जिसको हम इंपैक्शन कहते हैं, मतलब आधा अधूरा निकलता है या पूरी तरीके से हड्डी में फंसा रहता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन निकलने का या तो टेढ़ा होता है या वो डायरेक्शन आउट ऑफ ऑक्लूजन जिसे हम कहते हैं कि जॉ से बाहर के साइड में सरक गया तो वो निकलता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जॉ साइज, मतलब जबड़े का जो साइज है और दांत का साइज मैच नहीं कर रहा होता है। आजकल हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हैं कि जो हम सॉफ्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं या फास्ट फूड की तरफ ज्यादा कर रहे हैं, च्यू कम कर रहे हैं, तो जॉ को वो एक्सरसाइज नहीं मिल पाती, जिस वजह से जॉ की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाती और ये विजडम टूथ की फंसना या इंपैक्शन होना कॉमन होता जा रहा है या कॉमन हो गया है। इसको निकालना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि कई बार ये निकलते टाइम पेन देना शुरू करता है या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। कई लोगों में सिस्ट एक थैली बन जाती है फ्लूइड वाली, उसके अराउंड जो जहां विजडम टूथ रहता है और वो बढ़ता चला जाता है, उसको निकालने के लिए निकालना पड़ जाता है। और कई बार अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाती है जॉ की, जिस वजह से हमको इसको निकालना जरूरी हो जाता है। कि रीजंस क्या हैं? सबसे पहला जो है इंपैक्शन। इंपैक्शन का मतलब है या तो ये गम्स के पूरा तरीके से इसने पियर्स या उसको नहीं काटा है जिस वजह से वो सही तरीके से निकल पाए, या टेढ़ा होता है या एंगुलेटेड होता है जिस वजह से ये आधा निकल पाता है या पूरी तरीके से अंदर रह जाता है, जो गम्स को पियर्स नहीं कर पाता। तो ये रीजन हो सकता है। पर इंपैक्शन हर समय जरूरत नहीं पड़ती कि आप निकाले ही, इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है, ताकि अगर ये साथ वाले दांत को खराब कर रहा है किसी वजह से, या वहां पे कैविटी या सड़न कर रहा है, यहाँ वहां फूड एंट्रैप्ट हो रहा है या फूड लॉजमेंट जिसे कहते हैं वो हो रहा है, और बार बार इन्फेक्शन अगर गम्स का हो रहा है, तब हम एडवाइस करते हैं, या पेन कर रहा है तब हम एडवाइस करते हैं कि इसको निकलवा लेना चाहिए, ताकि साथ वाले दांत डैमेज ना हो, गम्स आपके ठीक रहे और इन्फेक्शन फैले ना या स्प्रेड ना हो। तीसरा जो कॉमन रीजन है क्राउडिंग या डैमेज टू द टीथ, मतलब डैमेज, जैसे मैंने बताया कि साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा हो, एक वो रीजन है। दूसरा ये क्राउडिंग। क्राउडिंग का मतलब ये जब निकलता है तो ये दांतों को पुश कर रहा होता है या पुश लगा रहा होता है, जिस वजह से आगे के दांत एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाते हैं, जिसको हम क्राउडिंग कहते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है इस विजडम टूथ की वजह से, तो इसको निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्रेवेट कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को, मतलब कोई दिक्कत बना रहा है जिस वजह से आपके दांत की अलाइनमेंट बिगड़ रही है, और वो दिक्कत करता है आपको हेल्थ मेंटेन या ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। लास्ट है सिस्ट और ट्यूमर्स। मैंने जैसे बताया कि एक लाइनिंग होती है विजडम टूथ को जिसको फॉलिकल हम कहते हैं, जिससे दांत डेवलप होता है। कई बार ये फॉलिकल सिस्टिक लीजन में डेवलप हो रहा होता है। सिस्ट मतलब एक थैली बन जाती है जिसमें या तो लिक्विड होता है या सेमी एयर और लिक्विड का मिक्सचर भरा होता है, और वो फैलता जाता है और बोन को सड़ाता रहता है, खराब करता रहता है।
एक वो रीजन हो गया ट्यूमर, रेयर केस में हो सकता है विजडम टूथ में, जो उसके अराउंड फैलते धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बोन को खोखला या खराब करते जाते हैं। अगर ऐसी कोई चीज डेवलप होती है तो निकालना जरूरी होता है ताकि आप अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर को बचा सकें। कुछ में मिथ हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशनल में फैलाए हैं और लोगों में भी फैले हैं कि हर विजडम टूथ को निकालना जरूरी है। ये बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स। अगर कोई ऐसा आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप सेकंड या थर्ड कंसल्टेशन लीजिए ताकि आपको पता लग सके कि इमीडिएटली या जरूरी है आपके केस में। अगर पहली बार दर्द हुआ है तो जरूरी नहीं कि आप निकलवा लें। अगर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो हम निकालना एडवाइस करते हैं। दूसरा, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि एक आपने विजडम टीथ समझ लीजिए लेफ्ट साइड का नीचे का निकलवाया तो ऊपर का भी निकलवा लीजिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये इंडिकेटेड भी नहीं। जरूरी नहीं कि आपको नीचे का निकलवाया या ऊपर का निकलवाया तो नीचे का निकलवाना ही होगा। अनलेस और अनटिल आपको वो दिक्कत कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है तब तक उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। विजडम टूथ निकलवाना बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, पेनलेस होता है क्योंकि एनेस्थेसिया के अंडर हम करते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन से आप करवाएंगे तो आपको लीस्ट बॉदरेशन या लीस्ट दिक्कत रहेगी। विजडम टूथ के कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं जिसको हम ग्रेड 1 से ग्रेड 4 डिफिकल्टी इंडेक्स कहते हैं। वो इसलिए बनाई गई है कि जितना विजडम टूथ टेढ़ा होगा, जितना नर्व के क्लोज होगा, तो उसका प्रिकॉशन हमको लेना होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप मिले और उससे कंसल्टेशन लेके जाने कि आपके केस में डिफिकल्टी कितनी होने वाली है, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है पहले और बाद में प्रोसीजर के। और विजडम टूथ हमेशा हम दो तरीके से दांत निकालते हैं, एक कहते हैं सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल का सुन के हमको घबराहट होती है कि सर्जरी मतलब बहुत सा कुछ होने वाला है, ऐसा कोई चीज नहीं है। हाँ, ये एक्सपर्टीज का पार्ट जरूर है। एक अच्छा ओरल सर्जन इसको आराम से कर सकता है और आपकी हीलिंग भी स्मूथली हो सकती है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहना सर्जरी के बाद ये कॉमन होता है क्योंकि बॉडी हीलिंग प्रोसेस में होती है। थोड़ा मुंह खुलने में दिक्कत रहना, कई लोगों को 2 दिन, कई लोगों को 4 दिन, ये हो सकता है, ये कॉमन चीज है। तीसरा, सबसे ज्यादा लोग जो डरते हैं कि स्टिचेस लगेंगे, कट लगेगा, ये जरूरी इसलिए होता है कि गम्स को हमको खोल के पूरे पार्ट को विजडम टूथ के निकालना होता है ताकि वहां पे हम कोई भी पार्ट दांत का ना छोड़े जिससे इन्फेक्शन होने की चांसेस बन जाए। तो गम्स में स्टिचेस हम अंदर से लगाते हैं, मुंह के अंदर से बाहर नहीं लगाते, तो स्टिचेस से घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिचेस की काउंटिंग का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। कई लोग पूछते हैं हमारे कितने स्टिचेस आएंगे, उस काउंटिंग का कोई रोल नहीं है ना कोई फायदा है, क्योंकि जितना लंबा कट होएगा उस हिसाब से स्टिचेस होने होंगे ताकि वो इन्फेक्शन आपके गम्स में या गालों में ना फैले। तो वो स्टिचेस डिसाइड करता है वो सर्जन जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो उसकी काउंटिंग पे मत जाइए और ना घबराइए कि स्टिचेस आने के बाद हमको बहुत दिक्कत होने वाली है। स्टिचेस निकलवाना भी हार्डली बहुत नॉमिनल प्रोसेस है जिसमें कोई पेन या ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से जब भी आपको 7 से 10 दिन में बोला गया है स्टिचेस निकलवा सकते हैं और निकलवाना चाहिए, क्योंकि हम रिजॉल्वेबल स्टिचेस नहीं देते जो लंबा समय ले रहे होते हैं रिजॉल्व होने के लिए। मैनेज कैसे करना है, आपने विजडम टूथ निकलवा लिया, पेन और स्वेलिंग को मैनेज कैसे करना है। एक तो आपको मेडिकेशन दी जाती है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं। पहले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होता है ताकि आप इंस्ट्रक्शंस को पूरे तरीके से फॉलो करें। अगर आप स्मोकर हैं तो अवॉइड करने कहा जाता है क्योंकि स्मोकिंग के जो फ्यूम्स हैं हीलिंग में इंटरफेयर करते हैं। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज होना प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज होना प्रॉब्लम है क्योंकि हीलिंग को इंटरफेयर करता है और दवाई को भी पूरी तरीके से काम नहीं करने देता है, तो हीलिंग डिले हो सकती है। तो फर्स्ट 24 आवर्स में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हम जैसे कहते हैं कि सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट लें, फिट ना करें, रिंस ना करें, ब्रश ना करें, ताकि जो ब्लड क्लॉट बन रहा है वो वहां रह जाए। अगर वो हट जाता है बहुत सीवियर पेन लंबे समय तक होता रहता है और बहुत दिक्कत बनी रहती है उस इंसान के लिए, क्योंकि वो सीवियर पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं तो आपकी हीलिंग स्मूथ हो जाती है और कंफर्टेबल हो जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना। स्टिचेस की जगह पे हम कोई भी तरह का ब्रशिंग करना मना करते हैं क्योंकि स्टिचेस के जो धागे होते हैं वो फंस के निकल सकते हैं, जिस वजह से वो एरिया खुल सकता है और वो इन्फेक्शन को एक तरह से आपका इन्विटेशन है कि आप वहां पे कुछ भी खाएं तो फंस जाए। पहले 24 आवर्स छोड़ने के बाद तो वो कंफर्टेबली आप मेंटेन कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन को वैसे ही फॉलो कर सकते हैं जैसे आप प्रोसीजर कराने के पहले कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइट एंड हाइड्रेशन। सबसे पहले हम कहते हैं कि हाइड्रेशन मतलब पानी को मेंटेन करना बॉडी का। आप जानते हैं कि 80% बॉडी हमारी पानी से बनी हुई है, तो पानी खूब पीना चाहिए ऐसे टाइम, क्योंकि एक तो दवाइयां हम ले रहे होते हैं, प्रोसीजर का स्ट्रेस हमारे बॉडी पे हुआ होता है, तो पानी उसको काउंट
काउंटर करने के लिए या रोकने के लिए हमको हेल्प करता है। दूसरा, सॉफ्ट डाइट बोली इसलिए जाती है कि हार्ड डाइट चबाने से वहां पे इंजुरी या वहां पे मार लग सकती है, तो सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट पहले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में बोली जाती है। जो चौथा है वो है एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ये है कि पहले 24 घंटे आप बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ना करें, मतलब जैसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो हो गए, जिम हो गया, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ब्लीडिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे एक्सरसाइज को हम 24 से 48 घंटे मना करते हैं। उसके बाद आप इस नॉर्मली आप कर सकते हैं कोई भी तरह की एक्सरसाइज, तो पहले 24 घंटे के लिए अवॉइड किया जाता है। एक और सजेस्ट करूंगा, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप अपनी दवाई रेगुलर लें, क्योंकि उसको अवॉइड करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी मेडिकेशंस जो दी गई हैं बाकी दवाइयों बाकी चीजों के लिए, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट का ट्रबल हो गया, तो उसको वो वैसे ही रेगुलर लेना होता है। कई लोग बिल्कुल सारी दवाइयां बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि अभी दवाई बंद करनी क्योंकि हमको ये प्रोसीजर हुआ है तो सारी दवाई बंद कर देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर खून पतला करने की कोई दवाई आपको कही गई बंद करने के लिए तो सिर्फ उसको बंद रहने दें। बाकी जो दवाई आपकी किसी भी फिजिशियन ने या डॉक्टर ने आपको दी है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब ध्यान रखने वाली बात मेन क्या है कि पहले तो आप ध्यान रखें कि ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। कई लोगों की आदत होती है कि हल्का भी ब्लड मुंह में उनको फील होता है तो वो थूक थूक के देख रहे होते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, इससे ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप थूके बिल्कुल नहीं, चेक ना करें बार बार कि इसको थूक में या हमारी लार में कोई ब्लड आ रहा है कि नहीं। अगर ब्लड थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप आइस लगा सकते हैं उस जगह से, वो ब्लीडिंग रुक जाती है मोस्टली। या आप मुंह के अंदर एक साफ वाला गॉज रख सकते हैं, केमिस्ट से लेके दबा सकते हैं ताकि वो प्रेशर से रुक जाए। अगर कभी इमरजेंसी आपको रात में या कभी ऐसा हो जहाँ पे आपको डॉक्टर का एक्सेस ना मिल पाए तो ये सिंपल आप चीजें कर सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको वहां लग रहा है कि पस जैसे महसूस हो रहा है या स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है या बहुत दिक्कत हो रही है तो अपने डेंटिस्ट से दिखा के जरूर इमीडिएटली कंसल्ट करें, ताकि अगर ऐसी कोई बात हो जिसमें आपको कंसर्न हो या डेंटिस्ट को कंसर्न हो तो उसको उसी समय रोका जा सके फैलने। तो ये सिंपल बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं जो आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। विजडम टूथ जो रिमूवल है ये बहुत ही कॉमन और जनरली अब सेफ हो गया है, क्योंकि हमारा एडवांसमेंट हो गया है प्रोसीजर का और एडवांसमेंट हो गया है डेंटिस्ट्री का। तो आप एक अच्छे ओरल सर्जन से मिलकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नॉर्मली इसको इसलिए हम करते हैं कि ताकि जो बाकी दिक्कतें चल रही हैं, जैसे माल अलाइनमेंट हो गया या मिस अलाइनमेंट जो दांतों का हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस दांत को निकाल दें ताकि आगे प्रॉब्लम ना बढ़े। अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि आपके केस में इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशन का मतलब कि आपके केस में विजडम टीथ निकालना जरूरी है या नहीं है प्रॉपर चेकअप के बाद, और दूसरा कौन से ग्रेडिंग में आपका होता है, केयर कैसे करनी है, पोस्ट ऑफ केयर जो हम कहते हैं, क्या क्या बातें आपने ध्यान रखनी है प्रोसीजर कराने के बाद जिसको हम पोस्ट ऑफ केयर कहते हैं, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आप ये ध्यान रख के करते हैं और समझ के करते हैं तो आपके लिए प्रोसीजर बहुत ही आरामदायक या सिंपली तरीके से हो सकता है, बिना घबराहट के या बिना डर के। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे किसी भी तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।